Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well, things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture where we'll be covering these articles. I have given you an index that is in front of you कि ये सारे articles हैं that we'll take forward in this particular lecture and we'll talk about them in detail. So let me give you an introduction और give you a gist of okay क्या क्या हमें cover करना है. तो पहले तो लिखा है आपके सामने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR. इसके बारे में बाय द एंड ऑफ द लेक्चर हम बात करेंगे. सो जब ये आर्टिकल आएगा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, राइट. प्रीलिम्स पास आ रहा है तो अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखो, रिवीजन अच्छे से करते रहो. प्रोजेक्ट ईशान बेसिकली कैसा प्रोजेक्ट है, कौन इन्वॉल्व है, अथॉरिटी के बारे में एक पढ़ेंगे इसके साथ जो आपके स्टैटिक से कनेक्ट हो गई. इंटरनेशनल लेबर डे कब हुआ एंड ILO के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया टेक ट्रेजेक्ट्री ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, तो ये आपके GS पेपर 3 से कनेक्ट करता है. आई गिव यू कंप्लीट डिटेल. आपको क्या करना है, पेन एंड पेपर के साथ अपने पॉइंट्स नोट करते जाने और मैं आपको कुछ डेटा भी प्रोवाइड करूंगी तो वो भी आप साथ साथ लिख लीजिएगा. देन विल टॉक अबाउट कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, वाई इट इज़ इन न्यूज़ वो होगा और जो भी इससे जुड़ी हुई सारी बातें हैं वो हम देख ही लेंगे. यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में बात करेंगे. तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको कनेक्टिविटी आती जाएगी, टेंशन की बात नहीं है. शुरू करते हैं. सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सेशन कैसा लग रहा है, राइट, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. चलो लेट्स मूव अहेड विद द फर्स्ट आर्टिकल. इंडिया हैज़ किक स्टार्टेड व्हाट द प्रोसेस. किस चीज़ का प्रोसेस है ये? ऑफ यूनिफाइंग. क्या यूनिफाई कर रहे हो आप? 4 एयर स्पेस रीजन्स. आप उनको यूनिफाई करके यू आर यूनिफाइंग इनटू वन दैट विल स्पैन द एंटायर नेशन अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ईशान. मैं आपको पहले बता देती हूँ पूरा कॉन्टेक्स्ट. ये लाइंस बाद में पढ़ूंगी, पहले आप सुन लीजिए. तो क्या है ना, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स हैं. इंडियन एयर स्पेस जो है वो अभी 4 देयर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स. एक मुंबई में है, कोलकाता में है, एक दिल्ली में है, एक चेन्नई के अंदर है, एंड अ सब FIR इन गुवाहाटी दैट इज मैनेज, ईस्ट इज मैनेज सेपरेटली. तो कहने की बात यह है कि यू हैव 1 FIR फॉर मुंबई, एक कोलकाता के लिए, एक दिल्ली के लिए, एक चेन्नई के लिए, और एक ऐसा लगा लो एक छोटा स्लाइस जो है दैट इज मैनेज अराउंड गुवाहाटी ऑल्सो. ठीक है, इंफॉर्मेशन रीजन है. मतलब मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करी थी कि इंडियन एयर स्पेस जो इंडियाज़ एयर स्पेस है वो एक मान लो एक स्लाइस की तरह है और एक स्लाइस मतलब हर एक रीजन एक FIR इधर एक इधर एक इधर. अब हम इस सेटअप को चेंज करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि सबको लेट्स हैव अ कॉन्टिन्यूस एयर स्पेस, वन कॉन्टिन्यूस एयर स्पेस. मतलब आप ऐसे लगा लो यार दीज 4 बिग स्लाइसेस नाउ यू आर मर्जिंग देम इनटू अ सिंगल वन, a piece of pie, a unified airspace that will be managed from Nagpur. ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा. सो दैट इज द सिनेरियो. अब इसी के चलते यू हैव दिस प्रोजेक्ट दैट इज कॉल्ड ईशान. आप इसको अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बोलूँ दैट मीन्स इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इनिशिएटिव, जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, योर एम इज टू मेक एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट मोर स्मूथ, मोर एफिशिएंट. तो एयरलाइंस जो हैं, पैसेंजर्स जो हैं, दे शुड बेनिफिट बिकॉज मतलब फ्यूअर डिलेज हो, कंजेशन कम हो, देर आर मोर स्पेस फॉर फ्लाइट्स टू ऑपरेट स्मूथली, राइट. सो दैट इज द एजेंडा. सो टू गेट दिस प्रोजेक्ट कंप्लीटली मूविंग, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है हमारी, इट हैज़ आस्क्ड फॉर मतलब यू कैन से एन हेल्प, ताकि एक भैया एक डिटेल्ड प्लान हो कि हम ये इतना बड़ा जो चेंज लेकर आएंगे वो कैसे लेके आएंगे. सो इंडिया इज प्लानिंग अ मेजर मूव टू यूनिफाई इट्स 4 फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स इनटू कॉन्टिन्यूस एयर स्पेस नागपुर के अंदर. और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइटेड एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट.
राइट, ताकि ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है उसकी प्रिपरेशन हो सके। तो इससे क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑपरेशंस और स्ट्रीमलाइन होंगे और कंजेशन कम होगा और ये विल बेनिफिट बोथ एयरलाइंस एंड पैसेंजर्स। नाउ एज फार एज AAI इज कंसर्न, इंपॉर्टेंट है, पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट पढ़ना चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, सिविल एविएशन के अंदर। इट इज अंडर विच, इट इज अंडर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और अगर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है तो वो कौन सा एक्ट था, वो था एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दैट केम इनटू बीइंग ऑन 1 अप्रैल 1995 एंड देयर यू मर्ज नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद अपनी आई AAI। AAI का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्डिंग, improving, taking care of all the stuff that is related to air travel in India, airports, runways, terminals, the airspace also, right? तो creating, upgrading, maintaining, managing civil aviation infrastructure both on the ground and in the airspace in the country. एयर ट्रैफिक मैनेज करना भी AAI का काम है। दे मेक श्योर कि जो प्लेन्स हैं दे कैन फ्लाई सेफली by controlling their movements also. मतलब they have equipments at the airport, on the ground and other places also that across the country, right? ये होता है air traffic management services, ATMS. So ATMS, it also provides air traffic management services over the entire Indian airspace and adjoining oceanic areas, right? एंड देर आर ग्राउंड इंस्टॉलेशन सारे एयरपोर्ट्स पे एंड अदर 25 लोकेशंस ऑल्सो, ताकि ये इंश्योर करे कि एयरक्राफ्ट के जो ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली कंडक्ट हो। ठीक है जी, चलें फिर आगे बढ़े। इंटरनेशनल लेबर डे रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। स्पेशल डे है, हर साल होता है, 1 मई को होता है और हम इसे मे डे, लेबर डे, वर्कर्स डे भी बोलते हैं। जो वर्कर्स हार्ड वर्क करते हैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अंदर सभी, मतलब वो वर्क इन ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, फार्म्स, एवरीवेयर, वो सारे लोगों को इंक्लूड किया जाता है। तो इट इज़ अ डे टू रिमेंबर द हिस्ट्री ऑफ वर्कर्स राइट, लेबर मूवमेंट, जिन्होंने दे फॉट फॉर फेयर ट्रीटमेंट एंड बेटर कंडीशन फॉर वर्कर्स। 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो लोग ये दिन ऑब्जर्व करते हैं वेयर दे स्पीक अप फॉर देयर वर्कर्स राइट, टू मेक श्योर कि वर्कर्स को फेयरली ट्रीट किया जाए। ठीक है जी, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ILO के बारे में पढ़ना। देखो, वर्कर्स डे बोलते हैं, मे डे बोलते हैं, 1 मई को होता है, हर साल होता है। एंड 80 से ज़्यादा, ओवर 80 कंट्रीज जैसे अंदर इंडिया, चाइना, क्यूबा, सब ऑब्जर्व करते हैं। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्च टू एडवोकेट वर्किंग क्लास राइट्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ILO के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आप 2 सेकेंड के लिए पढ़ो, थोड़ा पानी पी लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। काम क्या करती है, तो इसका पर्पस है, एम है, इट इज़ डेडिकेटेड टू इम्प्रूव लेबर कंडीशंस, लिविंग स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट दी वर्ल्ड। तो 1919 के अंदर ये एस्टैब्लिश करी गई थी बाय ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। पहली एफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ILO बनी 1946 के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसके बारे में और बात करें तो पहले तो इतना याद रखो क्या है, कब ये हुई स्टार्ट, एंड व्हेन इट बिगेन टू वर्क इन 1919 आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है जी, तो करती क्या है ये तो सबको पता ही होगा, टू मेक श्योर कि हर कोई, चाहे मेन हो चाहे विमेन हो, दे हैव चांस टू हैव गुड, सेफ, फेयर वर्क। पीपल कैन वर्क विदाउट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, दे अर्न अ लिविंग वो डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, और ये इंश्योर करना कि उनको फेयर वेजेस मिले, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो हर किसी के लिए। तो अगर मैं ILO का इसके एम देखूँ,
यहाँ से आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी आपको काम आएगा। मेक श्योर करना कि हर किसी को फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्क मिले, सो प्रमोटिंग राइट्स एट वर्क, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, सोशल प्रोटेक्शन हो, टेक्निकल असिस्टेंस, प्रैक्टिकल हेल्प टू द कंट्रीज, जैसे सोशल पॉलिसीज में, वर्क फोर्स ट्रेनिंग में, सपोर्टिंग रूरल इंडस्ट्रीज, कंपाइल्स लेबर स्टैटिस्टिक्स। दिस स्टडी इंपॉर्टेंट इशूज दैट आर रिलेटेड टू वर्क, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हो गए, लेबर रिलेशंस हो गए, फिर उसके सॉल्यूशंस पे भी आना। एंड वी मेक श्योर कि जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं, ऑर्गेनाइज लेबर ग्रुप्स हैं, उन्हें फेयरली ट्रीट किया जाए। तो यहाँ पर आप देखो तो ILO वन दी नोबल पीस प्राइज 1969 के अंदर, इट वॉज अवॉर्डेड। ठीक है, मूविंग अहेड, द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसके बारे में मैं बात करूंगी। सो दे परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और UNPF के कोलैबोरेशन में दे आर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट जिसका टाइटल होगा लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, विमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, लीड द वे। They'll organize this event during 57th session of Commission on Population and Development. तो Commission on Population and Development का 47th session, जिसके बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा। This commission was established by ECOSOC, Economic and Social Council. पॉपुलेशन की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो उससे लिख लो, याद हो जाएगा कि जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो सोशल लेवल पर आ जाते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं तो थोड़ा इकोनॉमिक एंगल भी उसमें जुड़ जाता है साथ में, राइट। तो इस तरीके से थोड़ा कनेक्ट कर लो, ECOSOC याद रह जाएगा। 1946 के अंदर इट वाज एस्टैब्लिश, फिर इट वाज रीनेम्ड एज कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट बाय द जनरल असेंबली 1994। इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 47। ठीक है, यहां से सवाल बन सकता है क्या करते हैं दिस कमीशन, व्हाट डज इट डू? दे कीप ट्रैक ऑफ कि कैसे कंट्रीज आर डूइंग विद प्रोग्राम दैट आर रिलेटेड टू पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। इनका काम है टू एडवाइस, टू गाइड यूनाइटेड नेशंस ऑन दीज इश्यूज। अच्छा, हाउ डिफरेंट कंट्रीज आर मैनेजिंग देयर पॉपुलेशन, प्लानिंग फॉर देयर डेवलपमेंट, एड्रेसिंग सच रिलेटेड चैलेंजेस, सो ये सारा काम इनका है। ठीक है जी। तो मेंबर कंट्रीज आर इलेक्टेड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज 3-tiered इंटरगवर्नमेंटल मैकेनिज्म। सो इट वर्क्स इन 3 levels: नेशनल, जस्ट अ मिनट, नेशनल, regional, international. इसका मतलब they look at population and development issues on small scale within the countries, on larger scale within regions and on the global scale as well, right? So पहले तो CPD used to meet every 2 to 3 years, बट 1994 के बाद से हर साल ये मीट कर रहे हैं ताकि दे स्टे अपडेटेड कि क्या हो रहा है और उसके हिसाब से वो टाइमली एडवाइस दे पाए। ठीक है, ये मीटिंग की बात हो गई और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी ने स्टेटमेंट्स में ऐसे सवाल डाला हुआ है प्रीलिम्स के स्टेटमेंट्स में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखो तो आपको पता होता। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, UNFPA, एक कंट्रीज के लिए एक हेल्पिंग हैंड लगा लो। 1968 के अंदर इट वॉज क्रिएटेड, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इट इज to support the execution of those projects, those programs जो कि काम करते हैं in the area of population and sexual and reproductive health. Resources provide करना, expertise provide करना ताकि you help these projects succeed. 1987 के अंदर it got an official name change to United Nation Population Fund. But they kept using this abbreviation UNFPA, हम यही पढ़ते हैं। अब UNFPA doesn't directly collect statistics, ये बात ध्यान में रखना। It is not directly responsible for collection of primary statistics, लेकिन हाँ
It plays a very crucial role in supporting the countries with their statistical activities. जैसे सर्वेज हो गए, पॉपुलेशन सेंसस हो गया, हाउ मेनी पीपल लिव इन दैट कंट्री, सर्वे ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, हेल्थ से जुड़ा हुआ, पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ, बट दे डायरेक्टली स्टैटिस्टिक कलेक्ट नहीं करते. मेन ऑफिस न्यूयॉर्क के अंदर है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में. आगे आ जाते हैं. एडिटोरियल है, इंडियन एक्सप्रेस का है. विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल, जहां पर हम बात करेंगे इंडिया के टेक सेक्टर की. देखो, विश्व भर में आज ना एक बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है कि कौन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जाएगा, टू बी बेस्ट इन टेक्नोलॉजी. आज लगभग 5.4 बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड दे आर यूजिंग इंटरनेट. चाइना तो देखो इज वर्किंग हार्ड ऑन इट्स टेक्नोलॉजी. उनका तो प्लान है मेड इन चाइना 2025 कि टेक्नोलॉजी के लिए दूसरी कंट्री पे कम रिलाई करना पड़े. उधर यूएस है, यूरोप है, वेस्ट में देखो आप, दे आर ट्राइंग टू बी लीडर्स इन इंपॉर्टेंट टेक एरियाज. दे एवरीबडी इज पुशिंग टू स्टे अहेड इन टेक्नोलॉजी. इंडिया की साइंस में बहुत रिच हिस्ट्री है एंड वी वांट टू बी अ बिग प्लेयर इन टेक्नोलॉजी टू, बट कंपटीशन है एंड वी आर फेसिंग चैलेंजेस. एवरीबडी इज फेसिंग चैलेंजेस. अपने को यूपीएससी निकालना तो हम इंडिया के पहलू से बात करते हैं. तो इंडिया का टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टेटस क्या है ये आपके सामने है. ओवरऑल ग्रोथ की बात करूं तो इंडिया का टेक सेक्टर, टेक इंडस्ट्री बूम कर रही है, कोई डाउट नहीं है इसमें. और ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है तो कि 300 से $350 बिलियन यू विल मेक इन नेक्स्ट 5 years. अभी $250 बिलियन. टेलीकॉम देख लो, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम इंडस्ट्री है, 1.1 बिलियन सब्सक्राइबर्स एज ऑफ February 2024. मोबाइल हैंडसेट्स, सेकंड लार्जेस्ट मेकर ऑफ मोबाइल फोन्स इन इंडिया है, इन द वर्ल्ड इंडिया है. स्टार्टअप सीन देखो, थर्ड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड के अंदर, 1.25 लाख स्टार्टअप्स, 110 यूनिकॉर्न्स है ना. तो आप ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया के अंदर बहुत फास्ट ग्रो कर रही है. 2030 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 1 ट्रिलियन हो जाएगा, हिट कर जाएंगे हम. खाने से लेके कपड़ा सब कुछ लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं आजकल, है ना. फिनटेक, इंडिया की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी मार्केट फास्टेस्ट ग्रोइंग है. डिजिटल पेमेंट्स यूपीआई के थ्रू बिग पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ. 2025 तक इट इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ अराउंड $150 बिलियन. राइट. एडटेक, आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो. Companies are offering online, there are learning platforms on virtual classroom. We are the best example अभी इस टाइम पे. इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट ई लर्निंग मार्केट यूएस के बाद. 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इट विल ग्रो बाय $10 बिलियन. रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी सोर्सेज में आप देख लो, companies are working on innovative solutions for energy storage, smart grids ho, energy efficiency ho. We have already met our target of having 40% of the electric capacity from non-fossil fuels. Space sector, space industry contribute करती है 2 to 3% of the global space economy. चंद्रयान 3 रहा है, आदित्य L1 रहा है. मतलब इंडिया की जो ग्रोइंग प्रोग्रेस है इन स्पेस टेक्नोलॉजी वो ये सब शो कर रहा है. इंडिया, द कंट्री एम्स टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035. ठीक है, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में? आप इतना कर रहे हो, इतना करना चाहते हो, दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? पहला तो डिजिटल डिवाइड. बहुत से लोग आज के इंडिया में भी रूरल एरियाज में आप जाएं, दे डोंट हैव एक्सेस टू इंटरनेट. आप थोड़ा सा बॉर्डर एरियाज या पहाड़ों के आसपास चल जाओ, नेट नहीं आता है. कौन टेक्नोलॉजी इजीली यूज कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है? भारत नेट जैसे प्रोग्राम्स हैं बट दे आर स्टिल नॉट एनफ. पुअरेस्ट हाउस होल्ड्स कंप्यूटर्स नहीं है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है. फिर उसके बाद जो स्किलिंग चाहिए है, रेलिवेंट, आई वुड से रेलिवेंट स्किलिंग नहीं है. इंडिया आईटी सर्विसेज के लिए है. मोर स्पेशलाइज स्किल्स एआई के अंदर, साइबर सिक्योरिटी में, डेटा साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम फोकस नहीं करता है. एनफ फोकस करता है बट
उतना नहीं करता है ऑन टीचिंग दी स्किल्स, राइट। R&D पे फोकस वी लैक इन. We are not producing as much cutting edge technologies as we could. Less innovation is happening. Cyber security threats. ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज होगी, साइबर अटैक भी इंक्रीज हो रहा है. साइबर फ्रॉड्स, ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम्स, डीप फेक्स बहुत कॉमन होते जा रहे हैं. यहाँ फिर कंसर्न आ जाता है. कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन एआई पे, वहाँ भी हम थोड़ा लैक करें. देयर इज़ नो सिंगल लॉ इन इंडिया जो कि रेगुलेट करे एआई को. गाइडलाइंस हैं बट लीगली बाइंडिंग नहीं है, तभी अनसर्टिनिटी आ जाती है. फिर क्या कर सकते हैं, इसी पे ही काम करो. रीस्किलिंग की बात कर रहे हैं तो रीस्किलिंग हो, टेक्नो स्किलिंग हो. फिर उसके बाद हम बात करते हैं एआई की, तो साइबर मतलब एआई पावर्ड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हो. साइबर सिक्योरिटी में थ्रेट है तो एनहांस करो साइबर सिक्योरिटी को. इंडिया टीम अप कर सकता है विद अदर कंट्रीज, विद द लीडिंग नेशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. साथ में काम करें, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग पे जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो. यू डेवलप एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजीज. ये सब कुछ हो सकता है एज योर वे फॉरवर्ड. जो आपके चैलेंजेस हों आप उस पर वही आपके सॉल्यूशंस बन जाते हैं. फिर लास्ट आर्टिकल, recently CSIR Indian Institute of Petroleum celebrated its 65th foundation day, established on 14th April 1960. Council of Scientific and Industrial Research, एक big research and development organization in India. It started back in 1942. It gets its funding from Ministry of Science and Technology. R&D organization, one of the largest. 1942 में it was established. एक autonomous body की तरह ऑपरेट करती है through Societies Registration Act 1860. कौन कौन सी फील्ड कवर करती है? रेडियो एंड स्पेस फिजिक्स, बिल्कुल. ओशनोग्राफी, यस. एरोनॉटिक्स, माइनिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी. ऑप्शंस बन सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है. So recently during an event, CSIR encouraged scientists to take a tough research projects in areas जैसे कि methanol, green hydrogen, carbon neutrality, future plans पे बात करी, past achievements को discuss किया, like creating sustainable aviation fuel, medical oxygen units, improve technologies for things like burning cooking gas, processing sugar cane. तो वहाँ पर भी इस पे बात करी उन्होंने, जो उनके अचीवमेंट्स रहे हैं. ठीक है जी, तो ये था आज का आर्टिकल. सेशन. उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों. कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू.